friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Here we will discuss different topics from net point of view. Before proceeding further, I would like to introduce myself. Hey, I am Meenu Jindal, qualified net JRF with Air 37 in December 2018 and also qualified GATE in 2019. So now let's start with today's topic, that is electrochemistry. Okay, so आज हम electrochemistry start कर रहे हैं. In electrochemistry, our first topic will be types of cells. Types of cells. So जो हमारे पास cells होते हैं वो दो तरह के होते हैं. There are two types of cells. Okay. First one is electrochemical cells and the second one is electrolytic cells. Okay. Electrochemical cells and electrolytic cells. Electrochemical cell में हमारे पास क्या होता है? Electrochemical cell में क्या होता है कि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये जो मैंने बीच में लगाया है ये हमारे पास क्या है? सॉल्ट ब्रिज. हम इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? यस, पहले इनको देख लेते हैं हम. ये दोनों क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं. ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं. और ये हम इस पर्टिकुलर सेल को क्या बोलते हैं? हाफ सेल. एंड दिस पर्टिकुलर सेल इज नोन एज हाफ सेल. ओके, सो अगर हम इन दोनों हाफ सेल्स को एक वोल्ट मीटर से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है. ओके, सो अगर हम देखें, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन ले रहे हैं, जिंक सल्फेट. ओके, और हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ओके, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड होगी ये कौन सी इलेक्ट्रोड होगी? जिंक इलेक्ट्रोड. एंड जो हम ये वाली इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड. ओके, सो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो लेफ्ट वाली इलेक्ट्रोड होती है उस पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है. सो जो हमारी लेफ्ट वाली इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड. और जो हमारी राइट वाली इलेक्ट्रोड है हम इसको क्या बोलते हैं? कैथोड. ओके, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. ओके, जो हमारे पास एनोड है उसको हम लेते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हम कैथोड को लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, अब हमारे पास जो है कि एनोड को हम नेगेटिवली चार्ज ही क्यों लेते हैं? एनोड को नेगेटिवली चार्ज क्यों लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? बिकॉज एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होना है. कोई भी सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होना है. ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज होंगे. इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होके कहाँ पे होंगे? इसी सोल्यूशन में ही होंगे. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इसी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ओके, सो इसलिए हम एनोड को क्या लेते हैं? नेगेटिवली चार्ज लेते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, और कैथोड को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं बिकॉज कैथोड पे रिडक्शन होता है. रिडक्शन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मींस यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? कैथोड इलेक्ट्रोड पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. सो हम कैथोड को क्या लेते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, सो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या बन गया? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कि जो हमारा एनोड होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा कैथोड होता है वो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये सॉल्ट ब्रिज. ये जो बीच में मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, ये सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया है? इसमें होता क्या है कि सॉल्ट ब्रिज में हम कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल KCl, KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट. ओके,
जो हम ले रहे हैं सॉल्ट ब्रिज में, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारे पास कैटाइन और अनाइन की मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी मींस मूविंग टेंडेंसी, जो हमारे पास मोबिलिटी होगी वो सेम होनी चाहिए। ओके, सो जो हमारे पास के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की जो हमारे पास मोबिलिटी है, मूविंग टेंडेंसी है, वो सेम है। सॉल्ट ब्रिज में हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं प्रोवाइडेड कि उसमें जो कैटाइंस एंड एनाइंस होंगे उसकी जो मोबिलिटी होगी वो सेम होनी चाहिए। ओके, सो अब हम ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, क्यों लेते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम, जैसे जैसे हमारे पास सेल काम कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड में से जो हमारे पास जिंक है वो किस में चेंज हो रहा है, जिंक प्लस टू में चेंज हो रहा है। और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मीनिंग कि जो हमारे पास कॉपर है वो कॉपर किस में चेंज हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। ओके, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का मतलब कि हमारे पास जैसे यहाँ पे जिंक आयंस ज्यादा है और यहाँ पे हमारे पास सल्फेट आयंस ज्यादा है, सो ये जिंक आयंस को मींस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। जो भी हमारे पास Cl नेगेटिव होगा वो इस बीकर में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सल्फेट आयंस ज्यादा है मींस अनाइन ज्यादा है, जो भी हमारे पास कैटाइन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, इनर सर्किट कंप्लीट करता है। इनर सर्किट कंप्लीट करता है बिकॉज अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते तो एक टाइम पे आके थोड़े टाइम बाद जो हमारा सेल है वो काम करना बंद कर देगा। ओके, सो जो हम ये सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इनर सर्किट कंप्लीट कर देता है और जो हमारा मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो काम करता रहता है। ओके, ये दो एप्लीकेशन है, ये आप याद रखना। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी एंड इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, सो थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास कि इट रिक्वायर्स सॉल्ट ब्रिज। इट रिक्वायर्स सॉल्ट ब्रिज। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट कि जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ईएमएफ जनरेट होती है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या है, ईएमएफ का सोर्स है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। एंड जो रिएक्शन होती है, जो भी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। अगर स्पॉन्टेनियस होगी ऑब्वियसली तभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगी ना। अगर सपोज हमारे पास प्रोसेस है, रिएक्शन है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिर तो हमें वो बाहर से करवानी पड़ेगी एनर्जी देके। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारे पास रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम सेम ही बीकर में लेते हैं। दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम बीकर में लेते हैं। ओके, सो जो हमारे पास यहाँ पे एनोड होता है, सपोज ये हमारी लेफ्ट वाली जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है एंड ये हमारे पास कैथोड है। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एनोड को पॉजिटिव लेते हैं एंड कैथोड को नेगेटिव लेते हैं। एनोड को पॉजिटिव एंड कैथोड को नेगेटिव। ओके, अब एनोड को पॉजिटिव क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है हमारे पास यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है कैथोड पे। ओके, सो यहाँ पे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं ताकि हमारी जो बैटरी है, बैटरी के साथ ज्वाइन किया हुआ है इसको, सो जो हमारी बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है कैथोड को। ओके, सो जो हमारा कैथोड है वो हम नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं, इसीलिए हम कैथोड को
नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं और एनोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें तो हमने क्या देखा था कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बट इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, और हमने सेकंड साइन कन्वेंशन भी देख ली कि हम एनोड को नेगेटिव लेते हैं, एनोड को हम पॉजिटिव लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक में, और कैथोड को नेगेटिव लेते हैं। थर्ड हमारे पास है, यहाँ पे हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत थी क्योंकि हमारे पास दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग सेल्स में थी। ओके, अलग अलग हाफ सेल्स में थी। यहाँ पे हमारे पास जो दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड्स है वो हमने सेम बीकर में ली हुई हैं, सो यहाँ पे कोई भी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। ओके, नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन हमें करवानी पड़ती है, तभी तो हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, हमने देखा ना कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो जो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, reaction is non-spontaneous and irreversible. Reaction is non-spontaneous and irreversible. ओके, और इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो ईएमएफ का सोर्स नहीं है, हमें तो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो ईएमएफ का सोर्स नहीं है। ओके, ये हमारा था टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक जो ये जो हमने सेल बनाया है ये किसका एग्जांपल है, डेनियल सेल का। ओके, डेनियल सेल, डेनियल सेल में हम एक इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड हम कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं, और जो सॉल्यूशंस लेते हैं वो होते हैं हमारे जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। ओके, ये हमारा है टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ये हमारा था टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इनमें जो भी बेसिक डिफरेंस थे पांचों वो हमने देख लिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। ओके, फिर हमने फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी देखे। ओके, सॉल्ट ब्रिज हम क्यों लगाते हैं, उसका क्या रोल है वो भी देखा। अब हम करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम एनोड लगाते हैं और कैथोड लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, दोनों को हम अलग अलग बीकर में लेते हैं। ओके, दोनों को हम अलग अलग बीकर में लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होता है और हम इनको वोल्ट मीटर से ज्वाइन करते हैं। ओके, सो अब हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे जैसे आपको सेल दिख रहा है ना वैसे वैसे ही रिप्रेजेंट करने हैं। मीन्स हमारे पास सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड है, जो हमारे पास लेफ्ट वाला हाफ सेल है, उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। ओके, देन हमने ये साइन यूज किया, ये साइन डिनोट करता है कि हमारे पास फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, बिकॉज जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो तो सॉलिड है। अब इसके बाद हमने लिखना है सोल्यूशन, कि हमने ये वाली इलेक्ट्रोड किस सोल्यूशन में डिप की हुई है। ओके, नेक्स्ट हमने ये लिखना है, इसका जो यूज है ये हम लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए, सॉल्ट ब्रिज, ये जो हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड वाला सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड। ओके, अब आपने जो भी सेल मतलब के लिखना है, जो भी सेल को देखना है, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, पहले इलेक्ट्रोड लिखनी है, फिर सोल्यूशन लिखना है जिसमें वो इलेक्ट्रोड डिप है, फिर सॉल्ट ब्रिज का साइन लगाना है, फिर सोल्यूशन एंड देन इलेक्ट्रोड।
ओके, हम ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन जो हमारा सेल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने डेनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो जो हमारे पास लेफ्ट वाला था, ये जो हमारा लेफ्ट सेल है, हाफ सेल है, इसमें हमने क्या लिया था, जिंक इलेक्ट्रोड ली थी। तो हमने क्या लिखा, जिंक इलेक्ट्रोड। देन हमारे पास सोल्यूशन कौन सा था, जिंक सल्फेट। ओके, देन हमने सॉल्ट ब्रिज हमारे पास, देन राइट वाले में कौन सा सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट। एंड देन हमारे पास इलेक्ट्रोड कौन सी थी, कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, हम इसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ई नोट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ई नोट, स्टैंडर्ड ई नोट, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ई नोट, स्टैंडर्ड ई नोट ऑफ सेल। अगर हमने कोई भी सेल बनाया है, उस सेल की हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल रहे, वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे जैसे आपका सेल काम कर रहा है वैसे वैसे ही हम सेल की ईएमएफ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है और राइट साइड में रिडक्शन होती है। ओके, सो हम पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेल का ई नॉट आ जाता है। ओके, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे हम जो पोटेंशियल यूज कर रहे हैं वो दोनों के दोनों हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल, both are reduction potential। ओके, सो हमारे पास ई नोट सेल के दो फॉर्मूलाज हैं, आप ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन भी लगा सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड भी लगा सकते हैं। ये दोनों सेम ही बात है। देखो कैसे सेम बात है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों होते हैं ना, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट जो उनका साइन है वो अपोजिट होता है। ओके, सो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, oxidation potential and reduction potential of the same species are same in magnitude, magnitude उनका same होता है, are same in magnitude but opposite in sign। ओके, सो जो भी हम अगर सेम स्पीसीज का देख रहे हैं, सपोज अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.77 है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस 0.77। ओके, सो देखो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, सपोज हम सेल वही ले रहे हैं, सेल डेनियल सेल, जिंक सल्फेट, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। ओके, यहाँ पे हमने ई कैथोड लिखना है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका लिखना है हमने, राइट हैंड साइड हाफ सेल का। हमने यहाँ पे लिखना है ई Cu2 पॉजिटिव से Cu, Cu2 पॉजिटिव से Cu का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, एंड ये हमने किस में लिया था, राइट हैंड साइड कैथोड पे लिया था, तो हमने ई कैथोड लिख दिया माइनस। अब ई एनोड लिखना है, बट हमने लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है उसका। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक। ओके, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो ई Cu2 पॉजिटिव से Cu, अब जिंक +2 से जिंक है, अगर हम इसको ई जिंक से जिंक +2 लिखेंगे तो इसका जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये बीच में नेगेटिव तो है। ओके, सो ये नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो ये सेम ही है, ये भी तो हमारे पास, ये क्या है, ई ऑक्सीडेशन, ये रहा ई ऑक्सीडेशन, ये ई रिडक्शन है, ये रहा ई रिडक्शन। ओके, सो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बेशक आप कोई भी यूज कर लो, बेशक आप ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन यूज कर लो, या फिर आप ई कैथोड माइनस ई एनोड यूज कर लो। ओके, ये हमारे पास है ई नोट सेल। ई नोट सेल की अब एप्लीकेशंस क्या क्या है, ई नोट सेल की एप्लीकेशंस,
इनोड सेल हमें क्या बताता है? पहली बात तो हमें जो इनोड सेल है वो बताता है कि जो हमारा सेल है वो सही बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, जो हमारे पास इनोड सेल है वो बताता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। ओके, अगर तो हमारे पास जो इनोड सेल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, मींस पॉजिटिव है या फिर 0 है। इनोड सेल अगर हमारे पास पॉजिटिव है या फिर 0 है तो मींस हमारा जो सेल है वो बनेगा। ओके, सेकंड हमें बताता है इनोड सेल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट देखो कैसे, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सपोज हमारे पास कोई भी स्पीसीज है, उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ही ऑक्सीडाइज करना। खुद को ऑक्सीडाइज करना मींस दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस करना। ओके, सो मींस जिस भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो स्पीसीज क्या एक्ट करेगी? वो दूसरी को रिड्यूस करेगी। सो क्या एक्ट करेगी? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं? The species which has more oxidation potential will behave as reducing agent. ओके, जिस भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो भी स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किसका काम करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। द स्पीसीज विच हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन इसकी आ जाती है इनोड सेल की। ये हमें बता देता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें किसकी डिपोजिशन पहले होगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास कैथोड है, ठीक है, कैथोड है, अगर कैथोड पे हमारे पास क्या है? रिडक्शन हो रही है कैथोड पे, मींस सपोज हमारे पास सिल्वर है एंड कॉपर है। ओके, सपोज हमारे पास सिल्वर एंड कॉपर है। सो जो हमारे पास सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, Ag पॉजिटिव से Ag जाएगा, ये Cu पॉजिटिव से Cu जाएगा। ओके, जो Ag का रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, सो हमारे पास Ag पॉजिटिव पहले कन्वर्ट होके Ag बन जाएगा और ये इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, सो ये हमें इनोड सेल क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इनोड सेल की एप्लीकेशंस। अब हम कर रहे हैं इनोड सेल का जो हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स है, मींस जो हमारे पास डेल्टा जी है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इनोड सेल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इनोड सेल। ओके, डेल्टा जी, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास -NFE, -NFE। ओके, N हमारे पास क्या है? यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे पास डेनियल सेल में जिंक से जिंक +2 बन रहा है और कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, मींस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। तो वहां पे हमारे पास जो N की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 2। जो हमारे पास F है वो क्या है? फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 96500, 96500। ओके, ये जो हमारे पास E है वो क्या है? EMF। ओके, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। ओके, सो जो हमारे पास E है, EMF,
ये है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ई हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड डेल्टा जी हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो जो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे डेल्टा ई है, ओके, जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। ओके, जो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हम उसको डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हम एक्सटेंसिव को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सपोज आपके पास दो चीजें हैं, सपोज आपके पास दो रिएक्शंस हैं, आपके पास Fe+3 से आप Fe+2 में जा रहे हो, एंड आप Fe+2 से Fe+ में जा रहे हो। ओके, इसका भी आपको E दिया हुआ है, इसका भी आपको E नोट दिया हुआ है, इसका भी आपको E नोट दिया हुआ है, दोनों का E नोट दिया हुआ है। आपने निकालना क्या है, Fe+3 से Fe+ का E नोट निकालना है, Fe+3 से Fe+ का E नोट निकालना है। सो ये निकालने के लिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। वैसे तो हमारे पास क्या है, ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, सपोज ये सेकंड है, ये थर्ड वाली इक्वेशन है, वो किस किस का सम है, फर्स्ट प्लस सेकंड का सम है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हम दोनों का ई को जोड़ दें और हमारे पास थर्ड का ई आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, हमने क्या करना है, हमने पहले उसका डेल्टा जी निकालना है। जैसे हमारे पास क्या है, डेल्टा हम ई को इक्वल नहीं रख सकते, हम डेल्टा जी को इक्वल रख सकते हैं कि डेल्टा जी थर्ड रिएक्शन का किसके बराबर होगा, डेल्टा जी फर्स्ट रिएक्शन का प्लस डेल्टा जी सेकंड रिएक्शन का। ओके, बट हमें दिया तो ई हुआ है, सो हम अब डेल्टा जी को पुट करेंगे -NFE, डेल्टा जी को पुट करेंगे हम -NFE। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, -NFE1 -NFE2। ओके, फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स चेंज है वो फिल करके फर्स्ट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, सेकंड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, थर्ड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, ये फिल करके फिर हम निकालेंगे कि हमारे पास E3 कितना आया। अगर हमें E3 पता लग गया तो हम डेल्टा G3 निकाल सकते हैं। ओके, सो आपने ये मतलब कभी भी गलती नहीं करनी कि अगर आपको फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन का ई दिया हुआ है तो आप उन दोनों को ऐड करके थर्ड का निकाल लो, उनके डेल्टा जी से हम निकाल सकते हैं। ओके, डेल्टा जी को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हम डेल्टा ई को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, EMF को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम डेल्टा जी को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स ऑफ ई नोट सेल, थर्मोडायनामिक्स ऑफ ई नोट सेल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नर्स्ट इक्वेशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है हमें कि हमारे पास टेम्परेचर का एंड कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है EMF पे। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन EMF। सो नर्स ने, जो नर्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने सरफेस केमिस्ट्री की इक्वेशन यूज की थी, जहां पे हमारे पास होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT लॉन P/R। ये P/R क्या है, सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है R से P, ये P/R क्या है, P की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय R की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ओके, सो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स यूज करें तो जो हमारे पास डेल्टा G है उसका क्या फॉर्मूला, -NFE। ओके, ई सेल भी लिख सकते हैं आप, ई सेल लिख लो। ओके, -NFE सेल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -NFE नोट सेल प्लस RT लॉन P/R। ओके, सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉन ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। ओके, अगर हम टेम्परेचर रखें हमारा 298 केल्विन, तो हमारे पास जो आर टी अपॉन एफ की वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। ओके, एट टेम्परेचर 298 केल्विन हमारे पास जो ई सेल है वो किसके इक्वल हो जाता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो लॉन है, ये जो कैलकुलेशन की है मैंने, यहाँ पे हमारे पास लॉन भी क्या किसके इक्वल हो जाता है, लॉग के इक्वल हो जाता है। ओके, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास क्या है, नर्स्ड इक्वेशन। ओके, नर्स्ड इक्वेशन मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ई सेल आ गया। ओके, पहले हमने देखा था ई नॉट सेल हमें क्या बताता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, के सेल मतलब कि बनेगा या नहीं बनेगा। और जो हमारे पास ई सेल क्या बताता है, ई सेल हमें बताता है वर्किंग ऑफ सेल, वर्किंग ऑफ सेल। ओके, कि हमारा सेल बन तो गया लेकिन काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, ई सेल हमें बताता है वर्किंग ऑफ सेल, और जो हमारे पास ई नॉट सेल था वो क्या बताता था हमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। और अगर हम एक बात और देखें कि जो हमारे पास ई नॉट सेल था वो क्या था, कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट था। ई नॉट सेल क्या है, फिक्स है। ई नॉट सेल हर एक स्पीसीज का फिक्स होता है। ओके, सो हमारे पास जो ई नॉट सेल है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास ई सेल है वो कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट है। हम देख ही सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। ओके, ये हमारे पास है नर्स्ड इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्स्ड इक्वेशन में से तो मतलब हर एक साल क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, नर्स्ड इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो कभी मत छोड़ के जाना। इसके जो क्वेश्चंस हैं, यस, नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपके लिए ला रही हूँ जो भी हमने आज टॉपिक्स किए हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो ला रही हूँ। ओके, सबको हम सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फायदा लें देन प्लीज शेयर माई चैनल मोर एंड मोर। थैंक यू।